हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने यूट्यूब पे अपना एक चैनल सेटअप किया है मैथ्स इन डीप के नाम से। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो आज हमारा इस लेक्चर का टारगेट क्या है। इस लेक्चर में हम लोग जो एक्सरसाइज 1.4 है उसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके पहले जितना भी थ्योरी पार्ट है उसको अपने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिया है। तो अगर आपको थ्योरी पार्ट से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो हमसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। हमें कुछ पेयर्स ऑफ सेट दिए गए हैं और हमसे कह रहा है कि इनका आपको यूनियन निकालना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें सेट को एज अ सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर सेट्स को एज अ रोस्टर फॉर्म दिया गया है, ठीक है। तो हमें दोनों केस में क्या करना है, सेट्स का यूनियन निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि आप लोग यूनियन जानते होंगे, यूनियन का डेफिनेशन क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे अगर ए कोई सेट है, बी कोई सेट है और हमें ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए यूनियन बी में ए और बी के सभी एलिमेंट आएंगे और कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा, ठीक है, और सभी एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले ये वाला पार्ट करते हैं। जैसे हमें एक्स और वाई का यूनियन निकालना है, ठीक है। इसको हम कैपिटल से डिनोट करेंगे क्योंकि सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो एक्स और वाई का यूनियन कैसे डिनोट करते हैं, एक्स यूनियन वाई के द्वारा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो मैंने कहा कि इसमें x के भी एलिमेंट आएंगे और y के भी एलिमेंट आएंगे। तो जो सबसे अच्छा तरीका होता है यूनियन निकालने का वो ये होता है कि आप किसी एक सेट के एलिमेंट लिख लो। तो मैंने x के एलिमेंट पहले लिख लिए, ठीक है, 1 लिख लिया, 3 लिख लिया और 5 लिख लिया। अब देखेंगे 1 यहाँ है, अब इसमें y के भी सभी एलिमेंट आने चाहिए। तो 1 यहाँ है तो 1 यहाँ पहले से ही आ रहा है तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 2 यहाँ है लेकिन 2 यहाँ नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को लिख लेंगे। 3 यहाँ है तो 3 यहाँ है, ठीक है, तो इसको भी दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी कोई एलिमेंट है ही नहीं तो क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। तो यही क्या हो गया, यही हमारे पास x यूनियन y हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। जैसे यहाँ पर a और b का यूनियन निकालना है तो a यूनियन b जब निकालेंगे तो क्या आएगा। पहले मैंने कहा कि आपको एक सेट के सभी एलिमेंट लिख लेने हैं और जनरली आप लोग उस सेट के एलिमेंट लिखा कीजिए जिसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि यूनियन निकालने में आसानी रहेगी। तो इसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट है तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, तो ए ई आई ओ और यू। अब बी के भी एलिमेंट इसमें आने चाहिए तो ए यहाँ है तो ए हम पहले से ही लिख चुके हैं तो दोबारा लिखने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि मैंने कहा है सेट में एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। बी यहाँ है तो बी यहाँ नहीं है तो बी को हम यहाँ पर लिख लेंगे। सी यहाँ है, सी भी यहाँ नहीं है तो सी को भी लिख लेंगे। अब क्या हो गया, यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं बचा तो इस ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म में दिया गया है सेट की डेफिनेशन। तो एक तो ये है कि आप डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म से ही आप यूनियन निकाल लो, लेकिन हो सकता है कि आपसे कुछ गलती हो जाए। तो क्या करेंगे, पहले तो जो सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले हम इस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेंगे और फिर सेट बिल्डर फॉर्म से यूनियन निकाल लेंगे क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में यूनियन निकालना बहुत ही आसान है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, जो सेट ए है इसमें कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। एक्स नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है। तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 3 आएगा, इसके बाद 6 आएगा। सो हमें 3 के मल्टीपल लिखने हैं तो 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर क्या आएगा, 3 3 जा 9, 9 आ जाएगा। ऐसे हम 3 के मल्टीपल लिखते चले जाएंगे। बी सेट में क्या कह रहा है, बी सेट में कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 कौन कौन से नेचुरल नंबर होते हैं, आप जानते हैं नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ठीक है। लेस देन 6 आना है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। तो 6 तो आएगा नहीं क्योंकि 6 से लेस तक हमें लेना है। अब हमें निकालना है ए यूनियन बी। तो देखिए जब हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या क्या आएगा, ए यूनियन बी में क्या आएगा। अब देखिए 1, अब यहाँ पर तो 3 के भाई ए और बी के सभी एलिमेंट आने हैं तो ये 3 यहाँ है तो 3 यहाँ भी है, बाकी यहाँ का कोई एलिमेंट यहाँ नहीं है। तो हम पहले जो एलिमेंट यहाँ नहीं है उनको लिख लेते हैं। जैसे 1 यहाँ नहीं है तो 1 को हमने क्या किया, यहाँ पर लिख लिया, ठीक है।
फिर 2 नहीं है यहाँ पर तो 2 को लिख लिया, 3 यहाँ है तो 3 को नहीं लिख रहे हैं, फिर 4 यहाँ नहीं है तो 4 को लिख लिया, फिर ये 5 एलिमेंट यहाँ नहीं है तो 5 को लिख लिया। अब इसके एलिमेंट लिखेंगे तो देखिए 3 के मल्टीपल आने हैं तो 3 आएगा। अब चूंकि 3 यहाँ भी था तो इसीलिए हमने क्या किया कि इस 3 को यहीं पर अरेंज कर दिया। अब इसके सभी एलिमेंट इसमें हो गए। अब अगर इसके सभी एलिमेंट लिखते हैं तो 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर ऐसे चलता जाएगा। तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। लेकिन चूंकि जो सेट है वो हमें रोस्टर फॉर्म में दिए गए हैं तो यूनियन को भी हम अगर रोस्टर फॉर्म में लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो देखिए इस सेट को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखते हैं, तो इस सेट को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है ए यूनियन बी को, इस सेट को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू। अब पहले क्या करते हैं, देखिए 3 के मल्टीपल तो चलते जाएंगे, तो पहले अब ये तो 1 2 4 5 तो 3 के मल्टीपल में आएगा नहीं, तो पहले हम इसको लिख देते हैं। x या तो 1 है या तो 2 है या तो 4 है, ठीक है, या तो 5 है। ये हो गए 1 2 4 5। या अब देखो यूनियन में क्या कर रहे हैं, जब यूनियन लगाते हैं तो वहां पर और लिखते हैं, तो x इज इक्वल्स टू दीज नंबर्स और x इज अ मल्टीपल। x क्या है, x हमारे पास मल्टीपल है और किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास हो जाए। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है भाई, x या तो 1 2 4 5 है या x क्या है, मल्टीपल है 3 का। साथ में एक कंडीशन आप और लगा दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा, एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप लिखते हैं 1 2 4 5 और x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 तो 1 2 4 5 आना है और x के 3 के मल्टीपल्स आने हैं, तो 3 के मल्टीपल्स 3 6 9 ये सब तो हैं ही, साथ में निगेटिव में भी तो हम जा सकते हैं। अगर हम ये कंडीशन नहीं लिखते हैं कि x हमारा नेचुरल नंबर है तो हम -6 लिख सकते हैं भाई, 3 का मल्टीपल -6 भी है, 3 का मल्टीपल -9 भी है, तो फिर उस केस में वहां पर कंफ्यूजन की कंडीशन हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर ये कंडीशन लगा देते हैं कि एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये चीज ज्यादा इस को मतलब अच्छे से डिफाइन करेगी कि या तो x इसके इक्वल है या तो x 3 का मल्टीपल है और x क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x की वैल्यू क्या है 1 से 6 के बीच में है, मतलब 1 से स्ट्रिक्टली बड़ी है और 6 या 6 से छोटी है। तो अगर हम a को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, x नेचुरल नंबर है और x 1 से ग्रेटर है तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा, क्यों, क्योंकि 6 पर इक्वलिटी लगी है। अब अगर हम b को लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 6 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 10, यानी कि 7 आएगा, 8 आएगा और क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम यहां से a यूनियन b निकालते हैं, अगर मैं यहां से अब a यूनियन b निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, 2 आएगा। पहले इस सेट के एलिमेंट लिख लेते हैं, तो 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 2 3 4 5 6। अब 7 यहां पर नहीं आ रहा है तो 7 लिख लिए, 8 भी यहां नहीं आ रहा है तो 8 लिख लिए, 9 यहां पर नहीं आ रहा है तो 9 लिख लिए, ठीक है। तो हमारे पास a यूनियन b हो गया। अब सेट की जो डेफिनेशन है वो रोस्टर फॉर्म में दी थी, तो अगर हम इस a यूनियन b को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, x नेचुरल नंबर है। अब देखिए और x क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एंड कंडीशन लगा दीजिए, x की वैल्यू कहां से है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है और लेस देन और इक्वल टू 9 है। तो इस तरीके से हमारा इन दोनों का यूनियन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रोस्टर। अब देखिए इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 10। भाई ये दोनों सेट इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने स्ट्रिक्ट, भाई यहाँ पर इक्वलिटी लगा था, यानी कि 2 से 9 के तक एलिमेंट आने हैं, यहाँ पर हमने स्ट्रिक्टली लगा दिया तो इसमें भी 2 से 9 तक आने हैं। तो चाहे आप इस सेट इस फॉर्म में लिखें चाहे इस फॉर्म में लिखें, दोनों सेम चीज है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a 1 2 3 है, b क्या है, एम्प्टी सेट है, तो जब a यूनियन b निकालेंगे तो क्या आ जाएगा,
भाई ए यूनियन बी में ए के एलिमेंट आएंगे, बी के एलिमेंट आएंगे, तो 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, ठीक है। बाकी एम्प्टी सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो कि भाई पहले भी मैंने बताया था कि एम्प्टी सेट का किसी भी सेट के साथ यूनियन लेंगे वही सेट निकल के आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से चाहे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में सेट की डेफिनेशन दी गई हो और चाहे रोस्टर फॉर्म में दी गई हो, आप इस तरीके से यूनियन निकाल सकते हैं, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में अगर आपको सीधे समझ में नहीं आता है तो क्या करेंगे, पहले हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, वहां से यूनियन निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट को लिखते हैं तो हमें दिखने लगता है कि सेट का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो फिर वहां से यूनियन निकालना आसान हो जाएगा, फिर जो यूनियन आएगा उसको हम क्या करेंगे, सेट रोस्टर फॉर्म में दोबारा लिख देंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि ए हमारे पास सेट दिया गया है, ए कामा बी उसमें एलिमेंट है, बी में ए बी सी है। कह रहा है इज ए सबसेट ऑफ बी। तो भाई ए बी का सबसेट कब होगा, सबसेट की डेफिनेशन कब बताई थी कि ए बी का सबसेट होगा इफ ए का हर एक एलिमेंट कहां पर हो, बी में हो। तो हम देखेंगे कि अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में है तो ए बी का सबसेट होगा। तो देखिए ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए, तो ए यहां पर है तो ए यहां भी है, और बी यहां पर है तो बी यहां भी है। तो इसका मतलब क्या है, तो अब क्या लिखेंगे, एस ए इज सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, ये हमारे पास बी का सबसेट है। अब कह रहा है कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी देखिए क्या होगा। अब वही बात, ए यूनियन बी में ए बी के सभी एलिमेंट आएंगे, तो मैंने कहा कि सबसे बड़े वाले सेट के पहले एलिमेंट लिख लो, तो ए बी, बी बड़ा है तो इसके एलिमेंट पहले लिख लेंगे, ए बी सी लिख लिया। अब ए यहां है तो यहां भी आ रहा है, बी यहां है तो बी यहां भी आ रहा है, तो जो यूनियन आ गया ए यूनियन बी, अच्छा ये किसके बराबर आ गया, ये हमारे पास बी के बराबर आ गया। तो यहां पर आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, ए बी का सबसेट है अगर, तो ए यूनियन बी क्या होगा, भाई ये जो बड़ा वाला सेट है ये इसके क्या होगा, उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वही क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अगर ए और बी दो सेट हैं और ए बी का सबसेट है तो उस केस में क्या होगा कि जो ए यूनियन बी होगा वो हमारे पास बी के बराबर आ जाएगा। भाई ए बी का सबसेट है तो ए का हर एक एलिमेंट बी में है, और ए यूनियन बी में ए और बी के सभी एलिमेंट आएंगे, यानी कि पूरा का पूरा बी सेट निकल के आ जाएगा। आप इसको वेन डायग्राम से समझना चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो गया। अब देखिए ए क्या है, ए हमारे पास बी का सबसेट है, तो हमारे पास ये हमारे पास बी हो गया। अब ए बी का सबसेट है तो ए कहां पर आएगा, ए बी के कहीं अंदर ही तो आएगा, तो ये हमारे पास ए हो गया, ठीक है। अब अगर हम कहें कि ए यूनियन बी पार्ट जो है उसको आप थोड़ा कलर करो या लाइनिंग करो, तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, ए भी आएगा बी भी आएगा, तो ए यूनियन बी में इतना पार्ट नहीं आएगा, ए यूनियन बी में ये टोटल ए यूनियन बी हो गया, ठीक है। और ए यूनियन बी हो गया तो ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ए यूनियन बी पूरे के पूरे सेट बी के इक्वल है, ठीक है। तो इसको आप एक रिजल्ट मान के चलिए कि अगर ए बी का सबसेट है तो उस केस में जो ए यूनियन बी होगा वो क्या हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है, बहुत सारे पार्ट हैं और तो करना कुछ नहीं है, बस वही यूनियन निकालना है, ठीक है। तो मैं 2 पार्ट आपको एक्सप्लेन किए देता हूं, बाकी आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, उसमें कुछ नहीं करना है। इवन आपको कॉपी पेन भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सीधे आप देखिए और यूनियन निकाल लेंगे। जैसे मैं ए यूनियन बी यूनियन सी निकालता हूं, तो पहला तरीका तो इसका ये है कि पहले आप ए यूनियन बी निकाल लो और फिर क्या करो, उसका सी के साथ यूनियन ले लो, या आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जो कि अच्छा तरीका है। आप क्या करो कि पहले किसी एक सेट के एलिमेंट, भाई बड़े वाले सेट के एलिमेंट लिख लो, तो ए बी सी। तो मैं क्या करता हूं, वैसे किसी भी सेट के एलिमेंट पहले लिखो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए के एलिमेंट में लिख लेता हूं पहले 1 2 3 4। हमें इतना पता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी में ए बी सी तीनों के एलिमेंट आएंगे, तो हमने ए के एलिमेंट पहले लिख लिया 1 2 3 4। अब बी का जो जो एलिमेंट यहाँ नहीं होगा उसको हम दोबारा यहाँ लिख लेंगे। तो 3 3 यहाँ है तो लिखने की जरूरत नहीं है, 4 4 भी यहाँ है तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, 5 5 यहाँ नहीं है तो 5 को हमने यहाँ पर लिख दिया, 6 तो 6 भी यहाँ नहीं है तो 6 भी लिख दिया। अब देखिए अब सी का जो एलिमेंट यहाँ नहीं है उसको लिख लीजिए, 5 तो 5 यहाँ पर है तो दोबारा लिखने की तो जरूरत है नहीं, 6 6 यहाँ भी है तो दोबारा उसको भी नहीं लिखेंगे, 7 तो 7 नहीं है तो 7 यहाँ पे लिख देंगे, 8 तो 8 भी यहाँ नहीं है तो 8 भी लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। फिर देखिए क्या निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन डी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे,
ए यूनियन, अब ए यूनियन बी यूनियन डी में ए बी और डी के सभी एलिमेंट आएंगे, तो फिर वही पहले ए के सभी एलिमेंट लिख लेते हैं, तो 1 2 3 और 4। ठीक है, अब बी के भी एलिमेंट आने चाहिए, तो 3 4 ऑलरेडी आ रहा है, तो 5 लिख लिया, 6 लिख लिया। अब डी के साथ यूनियन लेना है, मतलब इसके साथ, तो देखिए 7 8 9 10 कोई भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं आ रहा है, यानी कि सभी के सभी एलिमेंट यहाँ पर लिखे जाने चाहिए, तो 7 भी लिखा जाएगा यहाँ पर, 8 भी लिखा जाएगा और 9 भी लिखा जाएगा और 10 भी लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन डी हो गया। ठीक है, बाकी आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, यूनियन निकालना बहुत ही आसान है। अब अगर मैं सभी पार्ट को बताऊंगा तो केवल आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सीखा कि यूनियन कैसे निकालते हैं। ठीक है, चाहे 2 सेट का निकालना हो चाहे 3 सेट का निकालना हो। एक बात ध्यान रखिए, यूनियन निकालने में मैंने कई बार बोला है कि आप सबसे बड़े सेट से शुरुआत किया कीजिए। ठीक है, पहले सबसे बड़े सेट के एलिमेंट लिख लीजिए, फिर मैच करिए कि और सेट के एलिमेंट्स वहां पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जो जो एलिमेंट नहीं आ रहे हैं उनको हम क्या करते हैं, वहां पे लिख लेते हैं। इंटरसेक्शन में क्या करिए कि हमेशा छोटे सेट से शुरू करिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि हो सकता है कि आपका कैलकुलेशन कम पड़ जाए, ये हो सकता है। ठीक है, तो जब हमें यूनियन निकालना होगा तो हम सबसे बड़े सेट से शुरू करेंगे, और जब इंटरसेक्शन निकालना होगा तो हम छोटे सेट से शुरू करेंगे। अब जैसे देखिए, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो अब इंटरसेक्शन की डेफिनेशन मैंने बताई थी। इंटरसेक्शन में क्या आता है कि कॉमन एलिमेंट आते हैं। जैसे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी में वह एलिमेंट आएंगे जो ए में भी हो और बी में भी हो, या फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो इसमें वह एलिमेंट आएंगे जो कि ए में भी हो, बी में भी हो और सी में भी हो। ठीक है, मतलब जो हर एक सेट में कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको हम इंटरसेक्शन में रखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि देखिए, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए है बी है, तो एक सेट से शुरुआत करिए। तो अब देखिए यहाँ पर, जैसे अब चलिए बी से शुरुआत करते हैं, किसी भी सेट से करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 7 है और यहाँ भी 7 है, तो 7 क्या होगा, जो कि कॉमन एलिमेंट है दोनों में, तो 7 इनके इंटरसेक्शन में जाएगा। ठीक है, 9, तो 9 यहाँ भी है और 9 यहाँ भी है, तो 9 यहाँ भी जाएगा। ठीक है, 11, तो 11 यहाँ भी है और 11 यहाँ भी है, तो 11 भी क्या होगा, इनके इंटरसेक्शन में जाएगा। बाकी 13 की बात करें तो 13 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास हो गया। ये क्या हो गया, हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी हो गया। यहाँ पर देखिए, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। ठीक है, थर्ड पार्ट में 3 सेट का हमें इंटरसेक्शन निकालना है, तो अब इनके इंटरसेक्शन में वह एलिमेंट आएंगे जो कि क्या होंगे, तीनों में कॉमन होंगे। ठीक है, तो देखिए ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो मैंने कहा कि आप छोटे सेट से शुरुआत करिए तो बहुत ही आसानी होगी। अब जैसे सबसे छोटा सेट ए सी डी में डी ही तो है, क्योंकि इसके अंदर 2 ही एलिमेंट है, तो उसी से शुरुआत करते हैं। जैसे डी में 15 है, ठीक है, सी में, अब देखिए सी में 15 है तो सी में भी 15 है, तो डी में भी 15 है, सी में भी 15 है। क्या ए में 15 है, नहीं है, तो 15 इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा, क्योंकि तीनों में होना चाहिए था लेकिन ए में नहीं है। बाकी 17 डी में है लेकिन 17 सी में ही नहीं है, तो आगे बढ़ने की, आगे चेक करने की तो जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से मैंने देखा कि डी का कोई भी एलिमेंट कहीं पर नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। अब छोटे सेट से शुरुआत करने में फायदा क्या हुआ, आप यहां से शुरुआत करते, 3 चेक करते, 5 चेक करते, फिर 7 चेक करते, अगर आप ए से शुरुआत करते तो फिर 9 चेक करते, क्योंकि यहां पर ज्यादा एलिमेंट थे। अब यहां पर डी में जब 2 ही एलिमेंट है तो और इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट आते हैं जो सब में कॉमन होगा, तो बाकी तो यहां पर कोई एलिमेंट आने वाला नहीं है, यानी कि अब तो कोई एलिमेंट इन दोनों के अलावा कॉमन होने वाला है ही नहीं, यानी कि इस केस में हमारे पास इंटरसेक्शन क्या आ गया, एम्प्टी सेट आ गया। अब देखिए 6th पार्ट में क्या कह रहा है, हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखिए बी यूनियन सी पर ब्रैकेट लगा है, तो हम पहले क्या करेंगे, बी यूनियन सी निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे ए इंटरसेक्शन। अब पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, बी यूनियन सी, तो पहले बी के एलिमेंट लिख लेते हैं, तो 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया और
13 हो गया। ठीक है, अब देखिए 11 यहाँ है तो 11 यहाँ, चूंकि बी यूनियन सी निकालना है ना, तो 11 सी में भी है तो 11 हमने लिख लिया है, 13 सी में है तो 13 भी हमने लिख लिया, 15 सी में है और 15 को हमने नहीं लिखा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 15 को लिख देंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास बी यूनियन सी हो गया, इसका लेना है ए के साथ इंटरसेक्शन। तो देखिए कैसे लेंगे, इस ए के साथ इस सेट का इंटरसेक्शन लेना है। तो देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, 5 भी नहीं है तो भी नहीं आएगा, 7 तो हाँ, तो 7 देखिए यहाँ भी है और 7 यहाँ भी है तो 7 इंटरसेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, 9 तो 9 यहाँ भी है और 9 यहाँ भी है तो 9 भी क्या होगा, इनके इंटरसेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, 11 यहाँ भी है, ए में भी है और बी यूनियन सी में भी 11 है, तो क्या होगा 11 भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर तो कोई एलिमेंट बचा नहीं है तो बाकी को तो चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो गया। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है, इसको हमें निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। ए 9th पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले देखिए जो ब्रैकेट लगा है ना पहले उसको निकाल लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए और बी का इंटरसेक्शन, तो उसको हमने पहले ही निकाल लिया है, तो इसको यहाँ पर एज इट इज लिख लेंगे। क्या क्या आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा और 11 आएगा। फिर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लगा दिए। अब क्या निकालना है, बी यूनियन सी, तो देखिए हम यहाँ पर बी यूनियन सी पहले निकाल चुके हैं, तो उसको भी क्या करेंगे, एज इट इज लिख लेंगे। तो 7, 9, 11, 13 और 15। ठीक है, अब क्या करना है, इस सेट का और इस सेट का लेना है इंटरसेक्शन। तो देखिए कॉमन कौन कौन से एलिमेंट है, तो 7 दोनों जगह है तो 7 कॉमन एलिमेंट है तो 7 को लिख लिया, 9 भी कॉमन एलिमेंट आ रहा है तो 9 भी लिख लिया, और 11 भी कॉमन एलिमेंट आ रहा है तो हमने क्या किया, 11 भी लिख लिया। तो इस तरीके से अब तो कोई एलिमेंट यहाँ बचा नहीं तो बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की वैल्यू इतनी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ भी कहे वो कहीं पर भी ब्रैकेट लगाए, यहां पर ब्रैकेट लगाए फिर आपको निकालने को कहे, बस जो कह रहा है ना पहले जो ब्रैकेट की चीजें हैं ना उनको हमें पहले सॉल्व करना है, फिर बाकी बाद में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी तरीके से इंटरसेक्शन निकालने को कहे, जैसे आपके उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है तो बाकी आप लोग करिएगा क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो बाकी आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो सेट का फॉर्म है वो रोस्टर फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, और आपसे इंटरसेक्शन के बारे में पूछ रहा है, तो अगर आप लोग ऐसे इंटरसेक्शन निकालेंगे तो थोड़ा देखने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, या फिर गलती कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, पहले रोस्टर फॉर्म से क्या करेंगे, उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वहां से इंटरसेक्शन निकालेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है, अगर रोस्टर फॉर्म में सेट दिया गया है तो यूनियन या इंटरसेक्शन भी आपको रोस्टर फॉर्म में ही देना पड़ेगा। ठीक है, उससे ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि अब देखिए ए सेट क्या है, ए सेट में कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो ए सेट में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब के सब ए सेट में आ जाएंगे। बी सेट में क्या कह रहा है, बी सेट में कह रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होंगे, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10, ठीक है, फिर 12। इस तरीके से ये सेट हमारे पास बढ़ता जाएगा। सी में क्या कह रहा है, सी में कह रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो अब ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर की अगर बात करें तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ठीक है, 11 है, डॉट 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 डॉट। तो इस तरीके से बढ़ता जाएगा। इसके बाद डी में क्या कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। एक्स क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर आप लोग जानते होंगे जो कि या तो खुद से डिवाइड हो या तो केवल 1 से डिवाइड हो। ठीक है, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है, इस बात का आप लोग, क्योंकि भाई 1 भी तो खुद से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है, तो ज्यादातर कंफ्यूजन ये हो जाती है कि 1 भी प्राइम नंबर होगा। लेकिन जब प्राइम नंबर की डेफिनेशन आती है ना तो वहां पर ये मेंशन रहता है कि 1 से बड़ा, ठीक है, यानी कि 2 आएगा, भाई 2 भी तो प्राइम नंबर है। ठीक है, और क्या आएगा, 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, ठीक है, फिर 11 आएगा, भाई 7 8 9 10 11, फिर 12 के बाद 13 आएगा,
तो इस तरीके से हमारे पास डी सेट बनता चला जाएगा। तो ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और ये हमारे पास डी हो गया। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी कह रहा है तो पहले इसको सेट बिल्डर फॉर्म में निकाल लेंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी, देखिए क्या क्या आएगा, ए और बी में जो एलिमेंट कॉमन है तो 2 4 6 8, 2 4 6, फिर इसके बाद यहां पर कहीं 8 भी आएगा। तो देखिए यहां से ये दिख रहा है आपको कि जो बी है, भाई अगर कोई इवन नेचुरल नंबर है तो वो हमारे पास नेचुरल नंबर तो कम से कम होगा ही। तो यहां से एक चीज ये दिख रही है कि जो बी सेट है वो हमारे पास क्या है, ए सेट का सबसेट है। ये बी सेट क्या है, ए सेट का सबसेट है। तो अगर हम, तो अभी हमने बताया था कि अगर बी सेट ए सेट का सबसेट है, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, जो छोटा वाला सेट है वही तो मिल जाएगा। भाई ए और बी में क्या कॉमन होगा, बी इससे छोटा है, तो अब इसका हर एक एलिमेंट यहां आ रहा है, यानी कि जब इनका कॉमन लेंगे या जो इंटरसेक्शन लेंगे, या ऐसे देख लीजिए 2 यहां है तो 2 यहां है, 4 यहां है तो 4 भी यहां है, 6 यहां है तो 6 भी यहां है। अब 7 के बाद 8 आता तो 8 यहां है तो 8 भी यहां है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये हमारे पास बी सेट ही तो मिल गया। और बी सेट की डेफिनेशन क्या थी कि कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, एक्स हमारे पास एक इवन नेचुरल नंबर है। तो हमारे पास क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ए इंटरसेक्शन सी निकालना है तो फिर वही सी का हर एक एलिमेंट यहां पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भाई 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, इसके बाद 9 11 ये सब भी आते जाएंगे। तो अब मैं ये सेट नहीं लिख रहा हूं भाई, ए सी का हर एक एलिमेंट यहां पर आएगा। तो जब ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा सी के ही तो बराबर आ जाएगा, ठीक है। और सी की डेफिनेशन क्या थी, सी की डेफिनेशन थी कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, एक्स हमारे पास एक ऑड नेचुरल नंबर है। तो इस तरीके से ए इंटरसेक्शन सी आ गया। ए इंटरसेक्शन डी निकालते हैं तो देखिए डी का भी, भाई देखिए ये सब के सब नेचुरल नंबर ही तो लिखे हैं, लेकिन इनकी कुछ स्पेशलिटी है, भाई यहाँ इवन है, यहाँ पर ऑड है, यहाँ पर प्राइम है। तो ये सबके सब होंगे तो नेचुरल नंबर ही तो जाएंगे तो सेट ए में ही, ठीक है। ये चीज यहाँ पर थोड़ा मतलब देखने वाली थी कि बी सी डी ये सबके सब क्या है, ए के सबसेट हैं। तो जो ए इंटरसेक्शन डी होगा ये भी क्या हो जाएगा, डी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि डी का हर एक एलिमेंट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यानी कि अब डी सेट की डेफिनेशन क्या थी कि कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम। एक्स क्या है, एक्स हमारे पास एक प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से हम ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन डी को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 6 पार्ट थे, बाकी 3 पार्ट मैंने करा दिए हैं और बाकी 3 पार्ट आप लोगों के लिए हैं। आप लोग उसको करेंगे और जिससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है भाई। क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर सभी क्वेश्चन करा दूं तो उससे आपका कुछ भला होने वाला है, आपका कल्याण होने वाला है। आपका कल्याण तभी होगा जब आप खुद क्वेश्चंस को करेंगे, खुद उस पर मेहनत करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से पेयर ऑफ सेट्स जो हैं वो क्या है, डिसजॉइंट है। तो डिसजॉइंट की मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि अगर 2 सेट दिए गए हैं ए और बी तो कब डिसजॉइंट होंगे, और तब डिसजॉइंट होंगे जब उनका इंटरसेक्शन क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए, मतलब उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना रहे, ठीक है। तो अगर 2 सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो दोनों सेट क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स होंगे, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से हर एक पार्ट को करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक सेट दिया गया है 1 2 3 4 और एक सेट इस रोस्टर फॉर्म में दिया गया है। तो रोस्टर फॉर्म में, हाँ ठीक है, रोस्टर फॉर्म में दिया गया है। तो अब अगर हमें देखना है इनका इंटरसेक्शन तो ये सेट बिल्डर नोटेशन है और रोस्टर नोटेशन है। तो क्या करेंगे, पहले इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है, ये कह रहा है इसमें ऐसे x एक तो नेचुरल नंबर है और x 4 से 6 के बीच में है और 4 और 6 को भी इंक्लूड करना है। तो अगर इस सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, एक तो 4 आएगा, एक 5 आएगा और क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इन दोनों सेट का, एक सेट ये और एक सेट ये, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हुआ तो ये डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे और अगर एम्प्टी नहीं हुआ तो डिसजॉइंट नहीं होंगे। तो देखिए यहां भी अब देखिए यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, तो हमें एक एलिमेंट कॉमन मिल गया बस। तो चूंकि एक एलिमेंट कॉमन है यानी कि इनका इंटरसेक्शन कभी भी एम्प्टी सेट नहीं होगा, और अगर इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नहीं है
तो ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से देख लेंगे। यहां पर देखिए एक सेट है ए ई आई ओ यू और एक है सी डी ई एफ। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ई यहां भी है और ई यहां भी है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी एम्प्टी सेट नहीं है। तो अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नहीं है तो क्या होगा, डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर और एक्स इज एन ऑड इंटीजर। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें तो यहाँ पे आएगा 2 4 6 8 कॉमा डॉट 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 ऐसे। यहाँ पर क्या आएगा, ऑड इंटीजर यानी कि 1, फिर 3, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 7, फिर क्या आएगा 9, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो क्या इसका कोई एलिमेंट यहां पर आ सकता है, क्या यहाँ इसका कोई एलिमेंट यहां पर आ सकता है, या इसका कोई एलिमेंट यहां पर आ सकता है? अब देखो अगर इन दोनों का एलिमेंट एक दूसरे से आ सकता है तो यानी कि इसका मतलब है एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करना चाहिए जो इवन भी हो और ऑड भी हो, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है भैया। कोई भी इंटीजर है तो या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। भाई आज तक तो किस मतलब हमने पढ़ा नहीं कि कोई भी इंटीजर ऐसा है जो इवन भी हो ऑड भी हो। इसका मतलब क्या है कि ना तो कोई एलिमेंट इसका यहां पर आएगा और ना ही इसका कोई एलिमेंट यहां पर आएगा। इसका मतलब है कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, अगर हम इस सेट को ए मान लें और इस सेट को अगर बी मान लें और अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो इस केस में क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, और चूंकि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है एम्प्टी सेट है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों डिसजॉइंट नहीं थे क्योंकि इन दोनों में इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं आ रहा था, और ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है क्योंकि इस केस में हमारे पास इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कभी भी देखना हो डिसजॉइंट है कि नहीं है तो आप हमेशा यही देखेंगे कि उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, तो हमने डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ा था कि कैसे दो सेट का डिफरेंस निकालते हैं, तो वही यहाँ पे निकालना है। अब उसमें बहुत सारे दिए गए हैं, ठीक है, बहुत सारे पार्ट हैं, तो मैं 3 पार्ट आपको करवाऊंगा। अगर ये 3 पार्ट आप अच्छे से समझ गए तो बाकी समझ अच्छे से निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो काम यहाँ करना है वही बाकी में भी करना पड़ेगा। तो पहले तो हम डिफरेंस ऑफ सेट्स कैसे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है। तो ए माइनस बी का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, मतलब ए माइनस बी में वह एलिमेंट आएंगे जो कि ए में तो हो लेकिन बी में ना हो। ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई एलिमेंट ए में भी है बी में भी है तो माइनस कर रहे हैं तो एलिमेंट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वो एलिमेंट ए माइनस बी में नहीं आएगा। बस आप इसको समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं, बाकी ये कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, कि ए में भी आ रहा है बी में भी आ रहा है तो आप मान लीजिए कि कैंसिल हो जाएगा। तो वह एलिमेंट आएंगे ए माइनस बी में जो कि ए में हो लेकिन बी में ना हो। ठीक है, तो चलिए ए माइनस बी है तो जो जब भी डिफरेंस निकालना होगा तो जो पहले सेट होगा ना उससे हम शुरू करेंगे। तो पहले ए है तो ए से शुरू करेंगे। अब ए में, अब एलिमेंट ए में हो लेकिन बी में ना हो, तो देखिए 3 ए में है लेकिन 3 बी में है, 3 बी में नहीं है, यानी कि चूंकि 3 ए में है और 3 बी में नहीं है तो 3 कहां पर जाएगा, ए माइनस बी में जाएगा, यानी कि 3 यहां पर आ जाएगा। 6 की बात करें तो 6 यहां है और यहां नहीं है तो 6 भी यहां पर आएगा। 9 की बात करें तो 9 यहां है, 9 यहां नहीं है तो 9 भी ए माइनस बी में आ जाएगा। ठीक है, 12, अब देखिए 12 यहां भी है और 12 यहां भी है तो क्या ए माइनस बी में आएगा, ए माइनस बी में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ए माइनस बी में वह एलिमेंट आएंगे जो ए में आए लेकिन बी में ना आए। 15 यहां है लेकिन 15 यहां नहीं है तो 15 कहां पर आ जाएगा, ए माइनस बी में आ जाएगा। 18 की बात करें तो 18 यहां है और 18 यहां भी नहीं है तो 18 भी आ जाएगा ए माइनस बी में। और 21 की बात करें तो 21 ए में है लेकिन 21 बी में नहीं है तो 21 ए माइनस बी में आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए माइनस बी हमारे पास निकल के आ गया। अब ए माइनस सी निकालना है तो इसकी भी डेफिनेशन क्या होगी, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। मतलब क्या है कि एक्स ए माइनस सी है तो एक्स ए में हो लेकिन एक्स सी में ना हो। ठीक है, ठीक है, तो हम जो पहला सेट होगा उसी से स्टार्ट करेंगे। तो 3 यहां है, 3 यहां नहीं है तो 3 को लिख लिए। फिर देखिए 6 यहां है, अब 6 यहां भी है। ठीक है, देखिए 6 क्या है, 6 यहां भी है ए में और 6 सी में भी है तो यह माइनस सी में 6 नहीं जाएगा। 9 यहां है लेकिन क्या 9 यहां पर है, 9 नहीं है तो 9 यहां पर आ जाएगा। ठीक है,
12 की बात करें तो 12 यहाँ भी है ए में और 12 सी में भी है, तो ए माइनस सी में नहीं आएगा। 15 देखिए, 15 जो है 15 हमारे पास ए में है लेकिन 15 सी में नहीं है, तो 15 क्या होगा, ए माइनस सी में आ जाएगा। फिर 18 की बात करें तो 18 ए में है और 18 सी में नहीं है, तो 18 भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। फिर 21 की बात करें तो 21 ए में है लेकिन 21 सी में नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ए माइनस सी हो गया। अब ए माइनस डी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू डी। मतलब क्या है कि एक्स ए में हो लेकिन एक्स डी में ना हो। तो देखिए इसको हम थोड़ा देखते हैं। देखिए 3, 6, 9 और 12, ठीक है। देखिए 3, 6, 9, क्या 3, 6, 9 में से कोई एलिमेंट डी में है, नहीं है, तो 3 भी आएगा ए माइनस डी में, 6 भी आएगा और 9 भी आएगा। ठीक है। फिर 12 ए में है और 12 डी में नहीं है, तो 12 कहां पर आ जाएगा, ए माइनस डी में आ जाएगा। फिर देखिए 15 ए में भी है और 15 डी में भी है, तो ए माइनस डी में नहीं आएगा। फिर 18 और 21 ए में है लेकिन 18 और 21 डी में नहीं है, तो 18 और 21 कहां पर आ जाएंगे, ए माइनस डी में आ जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ए माइनस डी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें बहुत सारे पार्ट हैं तो बाकी को आप ट्राई करिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 11 है। अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि इफ आर इज द सेट ऑफ, दिया गया है कि कैपिटल आर हमारे पास रियल नंबर का सेट है, ठीक है, और क्यू क्या है, रेशनल नंबर का सेट है। आप लोग रेशनल नंबर जानते होंगे कि ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो। ठीक है। जहां पर पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं और क्यू क्या है, नॉन जीरो है, तो उनको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर हम रियल नंबर के सेट में से, ठीक है, अगर हम रियल नंबर के सेट में से अगर रेशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा। ठीक है। तो एक चीज आप जान लीजिए कि जो रियल नंबर होता है कुछ नहीं बल्कि रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का क्या होता है, यूनियन होता है। ठीक है। हम क्यू कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं, क्यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर और क्यू का मतलब है सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो जो रियल नंबर होता है ना, टोटल रियल नंबर, जैसे आप लोग रियल लाइन पढ़ते हैं, ठीक है, कि 0, 0.1 मतलब ऐसे होता है। तो जो रियल नंबर है उसमें कोई भी नंबर होगा या तो रेशनल होगा या तो इर्रेशनल होगा, यानी कि वो रेशनल और इर्रेशनल की यूनियन से मिलकर बना है रियल नंबर। अब ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, इसमें से रेशनल नंबर को हटा देना है। ठीक है। मतलब ये जो रेशनल नंबर के सेट है इसको क्या करना है, इस रियल नंबर के सेट में से हटा देना है। भाई रियल नंबर में से क्या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, रेशनल नंबर ही, तो यानी कि इस सेट को हटा देना है। तो अगर हम रेशनल नंबर के सेट को हटाते हैं तो क्या बचेगा, हमारे पास इर्रेशनल नंबर का सेट बचेगा। ठीक है। यानी कि जो r माइनस क्यू होगा, ठीक है, r माइनस क्यू क्या हो जाएगा, r माइनस क्यू हो जाएगा सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है। r माइनस क्यू क्या हो जाएगा, r माइनस क्यू हमारे पास सभी के सभी इर्रेशनल नंबर का सेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो r है वो रेशनल और इर्रेशनल से मिलकर बना है। अब r माइनस क्यू का मतलब क्या है कि जितने रेशनल है उनको हटा दो, तो क्या बचा, इर्रेशनल ही तो बचा, यानी कि r माइनस क्यू क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें वही बताना है कि डिसजॉइंट कौन कौन से डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है। तो मैंने अभी आपको इस पे क्वेश्चन कराया था कि दो सेट का अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है तो दोनों क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं। ठीक है। तो इसको ऐसे ही ओरली देख लेते हैं। जैसे पहले पार्ट की बात करें तो पहले दोनों सेट में 3 कॉमन आ रहा है तो डिसजॉइंट नहीं होंगे। दूसरे की बात करें तो दूसरे में पहला एलिमेंट ए ही कॉमन आ जा रहा है तो वो भी डिसजॉइंट नहीं होंगे। तीसरे की बात करें तो 3, 7, 2, 6, तीसरे में दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या हो गए, डिसजॉइंट सेट हो गए। ठीक है। चौथे की बात करें तो 2, 6, 10 और 3, 7, 11, तो चौथे में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है तो भी क्या हो गया, डिसजॉइंट हो गया। ठीक है। तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और बाकी मैंने जो 1-2 क्वेश्चन या कुछ पार्ट छोड़ दिए हैं वो सब आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्योंकि भाई एक तरीके के अगर मैं 10 क्वेश्चन बताता हूं तो उसकी कोई मीनिंग नहीं बनती है, बस आपका टाइम ही वेस्ट होगा यहाँ पर। ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर डिफरेंट चीजें सीखने के लिए आते हैं। ठीक है।
भाई एक टॉपिक पे 2 क्वेश्चन कर लिए, 3 क्वेश्चन कर लिए, बहुत है उतना प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। बाकी आप लोग कर लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल अगर कोई दिक्कत आती है इस एक्सरसाइज में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके आगे जो थ्योरी पार्ट है, जिसमें हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ना है कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो फिर चलिए, तो अगर आपको लगता है कि मैं कुछ आपके लिए यूजफुल वीडियोस ला रहा हूं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि भाई सब्सक्राइब करने से तो आपका कुछ जाने वाला नहीं है, हाँ हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ता है कि हाँ मैं आपके लिए कुछ यूजफुल कंटेंट ला पा रहा हूं। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।